Hello friends, in this video we will talk about Wilfred Owen, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age, so let's talk about Wilfred Owen. He was also one of the war poet. Okay, let's talk about the war poet Wilfred Owen. He was born in 1893 and he was died in 1918, and his full name is Wilfred Edward शेल्टर ओवन. विल्फ्रेड एडवर्ड शेल्टर ओवन. कई बार फुल नेम्स पूछे जाते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर द फुल नेम्स ऑफ ऑल द राइटर्स, निक नेम्स ऑफ ऑल द राइटर्स. ओके, एंड ही इज़ नोटेड फॉर हिज एंगर एट द क्रुएलिटी, वेस्ट, वॉर एंड हिज पिटी फॉर द विक्टिम्स. तो वो जाने जाते थे किसके लिए? जो क्रुएलिटी होती है उसके गुस्से के लिए, वेस्ट फॉर वॉर एंड हिज पिटी फॉर द विक्टिम्स. और जो उनका दया भावना थी किसके लिए? विक्टिम्स, जो वॉर में घायल हुए थे, जो वॉर फेस कर रहे थे उनके लिए. एंड ही वॉज एंटी वॉर पोएट. जैसे कि हमने देखा था सैसून भी, जो कल की वीडियो में हमने किए थे, सिगफ्रेड सैसून, वो भी एंटी वॉर पोएट थे एंड ओवन भी एंटी वॉर पोएट है. एंड ही वॉज एनलिस्टेड इन द ब्रिटिश आर्मी एंड ही डाइड इन द वर्ल्ड वॉर वन. तो ये मर गए थे वर्ल्ड वॉर वन में, शहीद हो गए थे. और जो सैसून थे, सिगफ्रेड सैसून, वो सिर्फ घायल हुए थे. तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई घायल वालों की लिस्ट पूछी जा सकती है या जो शहीद हुए थे उनकी पूछी जा सकती है. तो आपको सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो ये इनकी डेथ हो गई थी कि इसमें वर्ल्ड वॉर वन में. एंड ही ऑल्सो मेड सिगफ्रेड सैसून इन द हॉस्पिटल एंड शेयर विथ हिम हिज फीलिंग्स अबाउट वॉर एंड अबाउट द डिस्ट्रक्शन. तो इन्होंने ये हॉस्पिटल में सिगफ्रेड सैसून से मिले थे जब उनको कोर्ट मार्शल से बचाने के लिए हॉस्पिटल में डाला गया था. और वहीं पे विल्फ्रेड ओवन उनसे मिले थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर की अबाउट वॉर एंड अबाउट द डिस्ट्रक्शन, और जो तबाही मच रही थी वॉर के वजह से उसके बारे में. एंड ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट वॉर पोएट हु एक्सपेरिमेंटेड. तो ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है वॉर पोएट. लीडिंग पोएट भी बोले जाते हैं, लीडिंग वॉर पोएट बोला जाता है इनको. तो लीडिंग वॉर पोएट का नाम आएगा तो विल्फ्रेड ओवन ही होंगे. एंड he is an important war poet who experimented with assonance. assonance सुना होगा, लिटरेरी डिवाइस है. हम लिटरेरी डिवाइस भी सारे करवाऊंगी मैं आपको. तो लिटरेरी, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? assonance, in which there is the repetition of vowel sounds. आई ई वोवल साउंड्स है ना, उनका रेपिटेशन होता है वर्ड्स में. साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन ए सेंटेंस और वर्ड्स. ओके, तो इन्हें एसोनेंस कहा जाता है. तो इन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट, अपनी जो पोएम्स राइटिंग्स थी उनमें एक्सपेरिमेंट काफ़ी किया था एसोनेंस का. एंड इनका जो फर्स्ट वर्क है उसकी तरफ चलते हैं. द फर्स्ट वर्क इज़ एंथम फॉर डूम्ड यूथ. एंथम फॉर डूम्ड यूथ. अब एंथम का मतलब आप जानते ही हैं, गान. एंड फॉर डूम्ड यूथ, डूम्ड का मतलब है अपराधी. तो ये है एंथम फॉर डूम्ड यूथ. इट वाज पब्लिश्ड इन 1917 में ये पब्लिश हुआ था. इट इज़ एन एलिजी. तो ये क्या है? एक शोक गीत है. इट इज़ डेडिकेटेड टू द फ्यूनरल रिचुअल्स विच आर सफर्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स. तो किसको डेडिकेट किया गया है? जो फ्यूनरल रिचुअल्स होते हैं ना, कि गुजरने के बाद में जो प्रथा होती है करने की, तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स जो कर रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं, उनके ऊपर है. वो एक उसको डेडिकेट किया है इन्होंने अपना ये पोएम. एंड मेंबर्स ऑफ द सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर वन. और जो भी वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने भी, जो शहीद हुए और उनकी फैमिलीज़ पे क्या क्या गुजरी, तो उसके बारे में है. एंड दिस पोएम वाज रिटन व्हेन ही वाज इन द हॉस्पिटल रिकवरिंग फ्रॉम द शेल शॉक. तो ये पोएम उन्होंने कब लिखा था? जब वो हॉस्पिटल में थे और वो रिकवर कर रहे थे किससे? शेल शॉक. अब शेल शॉक क्या होता है? हॉरिफाइड ब्लड शेड सीइंग डिप्रेशन. तो हॉरिफाइड, बहुत ही खतरनाक वाला ब्लड शेड देख के एक जो डर हो जाता है, एक डिप्रेशन में चला जाता है इंसान की, यार इस हद तक
कि भाई हाँ एक इंसान का हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है, गर्दन कहीं पड़ी, तो वो जो चीज़ें एक विजुअली कोई देखता है तो बहुत ही खतरनाक मंजर होता है, एक हॉरिफाइड मंजर होता है, और जो जिसके वजह से राइटर्स के अंदर शेल शॉक हो जाता है, मतलब वो डर जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे वो। एंड ही इज सेइंग दैट सोल्जर्स डाइंग लाइक ए कैटल, और वो बोल रहे हैं कि सोल्जर्स वो क्या है, कैटल्स की तरह मर रहे हैं। सोल्जर्स आर अनेबल टू हियर द बेल ऑफ हेवन, और जो भगवान की जो हेवन की बेल बजती है, कोई भी जाता है धरती से तो वो भी उनको सुनाई नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं सुनाई दे पा रही? क्योंकि जो साउंड्स ऑफ गन्स है वो बहुत ज़्यादा है, और टू लाउड, जिसके वजह से जो हेवन की बेल है वो भी उन्हें नहीं सुनाई दे रही है। एंड दिस गन्स दे आर सिंगिंग द हाइम, और जो गन्स है वो ही जो हाइम मतलब जो क्या, जो हाइम का मतलब जो प्रार्थना हम करते हैं ना, तो जो भक्ति का गीत होता है उसे हाइम आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल्जर्स, तो वो जो बजता है वो भी वो गन्स की आवाज़ में ही निकल रहा है। एंड इन द फ्यूनरल कैंडल्स आर नॉट बर्न बिकॉज कैंडल्स आर रिप्लेस्ड बाय टीयर्स, और जो फ्यूनरल हो रहा है उसमें कैंडल्स, जो मोमबत्ती जलाई जाती है ना, वो नहीं जलाई जा रही, बल्कि जो कैंडल्स की जगह है आंसुओं ने ले ली है, सैड वॉइस ने ले ली है, फ्रेल एक्सप्रेशंस ने ले ली है, एंड frail, 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 okay, frail expressions are not doing funeral because the family members conducted the funeral the day when they send their kids for the war। जब उन्होंने अपने बच्चे भेजे थे ना, तभी उन्होंने वो समझ लिया था कि हाँ भाई अब तो ये गए। तो फैमिली मेम्बर्स कंडक्टेड द फ्यूनरल्स द डे, जब भी उन्होंने फ्यूनरल उनका कर दिया था जब उन्होंने अपने बच्चे वर्ल्ड वॉर 1 में भेजे जाते थे। और उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ये कंडीशन थी कि चर्च से बुलावा आ रहा था कि भाई जो भी बच्चे जवान हैं उनको वॉरों पे भेजो, वॉर पे भेजो, पकड़ पकड़ के वॉर पे लेके जाया जा रहा था। जो बच्चे सिर्फ जवान हुए थे, जिन्होंने अब तक दुनिया देखी भी नहीं थी, उनको भी पकड़ पकड़ के लेके जाया जा रहा था वॉर के लिए, और बंदूकें पकड़ाई जा रही थी कि मारो अगले को, अब मारो, बस दुश्मनी है उससे, उसको मारो। एंड बिकॉज दे न्यू वॉट विल बी द आउटकम, और उन्हें पता था, पेरेंट्स को भी भेजने वालों को भी, कि क्या आउटकम होने वाला है, तो उन्होंने उसी दिन फ्यूनरल कर दिया था जिस दिन उन्होंने वॉर पे अपने बच्चों को भेजा था। एंड सेज दैट दिस बॉयज डिड नॉट वांट टू गो टू द बैटल फील्ड एज दे हैड लवर्स इन द टाउन, और वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो बॉयज़ थे बेचारे वो नहीं जाना चाहते थे बैटल फील्ड में, क्योंकि वो उनका भी प्यार करने वाले जो टाउन में थे। एंड दे वांटेड टू लव ए पीसफुल लाइफ, तो वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे, शांति प्रिय जीवन जीना चाहते थे विद द लवर, अपने जो लवर है उसके साथ। बट दे आर फोर्स टू गो इन टू द वॉर, लेकिन उन्हें फोर्स किया गया कि भाई तुम्हें इधर नहीं उधर जाना है, तुम इस धरती पे सिर्फ देश के लिए शहीद होने के लिए ही आए हो। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशंस ऑफ द गर्ल हुज लवर्स आर डाइड इन द बैटल फील्ड, और इसमें जो पोएट है विल्फ्रेड ओवन है वो एक्सप्रेशंस बता रहे हैं वो गर्ल्स की जिनके लवर्स को बैटल फील्ड में ले जाया गया। एंड ही सेज दैट द गर्ल्स हैव द फ्रेल फेसेस, फ्रेल है ये, गर्ल्स हैव द फ्रेल फेसेस एंड दिस फ्रेल फेसेस वर्क एज कफन, और उनका जो मुंह बिल्कुल उतरा हुआ है, बिल्कुल वो जो उनका फेस है वो कफन की तरह है। एंड इसमें लाइन्स है, पेशेंस माइंड विल एक्ट एज फ्लावर एंड फ्रेल फेसेस विल एक्ट एज कफन कवर्स। तो पेशेंस माइंड वो क्या है, किस तरह का फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फ्रेल फेसेस कफन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथम फॉर डूम्ड यूथ में। तो लाइन से इंपॉर्टेंट लाइन से इसमें द श्रील डिमेंटेड कयोर्स of wailing shells and buggles calling for them for sad shires। तो ये लाइन्स है
इस पोयम की एंथम फॉर डूम्ड यूथ। तो आपको ये याद रखना है किस बारे में है, ये एलिजी है जो युद्ध पे जाके जो शहीद हो गए हैं उनके लिए, और बोल रहे हैं कि कैटल्स की तरह उनको मार दिया जा रहा है, वो मर रहे हैं। ओके, तो ये था इनका फर्स्ट जो वर्क है विल्फ्रेड ओवन का। द नेक्स्ट इज़ फ्यूटिलिटी, द नेक्स्ट इज़ फ्यूटिलिटी। तो आपको याद रखना है इट वाज पब्लिश्ड इन 1918 में पब्लिश हुआ था, और 1918 में ही विल्फ्रेड ओवन की डेथ हुई थी। एंड इट डिटेल द इवेंट when a group of soldiers attempt to revive an unconscious soldiers lying dead in the snow in France। तो ये किसके बारे में है, एक अनकॉन्शियस सोल्जर्स बर्फ़ के नीचे दबा हुआ है फ्रांस में, उसको क्या कर रहे हैं, बाकी जो सोल्जर्स होते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स उसको देख लेते हैं और वो उसको उठा के सन की तरफ रखते हैं ताकि उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी रिकवर कर जाए, जो डेड बॉडी, लेकिन बॉडी डेड है, डेड बॉडी है, तो उसको सन में उठा के रख रहे हैं। तो इसके ऊपर है ये फ्यूटिलिटी, मतलब ब्लैकनेस, इनसिग्निफिकेंस की बात हो रही है इसमें। तो ये था फ्यूटिलिटी, पब्लिश्ड इन 1918। तो किसके बारे में है आपको याद रखना है, वॉर पोएट है विल्फ्रेड ओवन, वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। सभी उनकी जो राइटिंग्स है उनमें एक वॉर का जो हॉरिफाइड मंजर होता है उसके बारे में वो हर एक राइटिंग में अपना बता रहे हैं। इनसेंसिबिलिटी, तो ये पब्लिश हुआ था 1919 में, तो उनके मरणोपरांत ये पब्लिश हुआ था। एंड इट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ वॉर, तो क्या इफेक्ट होता है वॉर का लाइफ के ऊपर, एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू फेल ड्यू टू द हॉरर्स ऑफ द वॉर। तो जो फीलिंग करने की जो एबिलिटी होती है वही ख़त्म हो जाती है, कि क्या फील करोगे, कि इतना ख़तरनाक देखने के बाद में इंसान सुन्न पड़ जाता है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करे। तो उसके बारे में है। इन द पोएम ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द शेल शॉक डिसऑर्डर। शेल शॉक मैंने बताया कि जो ब्लड शेड होता है उसको देखने के बाद में जो पर्सन है बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, उसको शेल शॉक कहते हैं। और ये पोयम इनसेंसिबिलिटी उसी के बारे में बात कर रहा है, असंवेदनशीलता के बारे में बात कर रहा है। तो ओके, तो ये था इनसेंसिबिलिटी। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना ही हम कर रहे हैं, नॉट मोर देन दैट। तो नेक्स्ट इनकी राइटिंग है स्ट्रेंज मीटिंग। स्ट्रेंज मीटिंग इट वाज पब्लिश इन 1919 में पब्लिश हुई थी, ये भी उनके मरणोपरांत ही पब्लिश की गई थी। इट इज़ नरेटेड बाय ए सोल्जर हु गोज़ टू हेल एंड ही मीट्स द एनिमी। अब कितनी खूबसूरत चीज़ लिखी है इन्होंने, कि ये एक नरेट कर रहा है एक सोल्जर जो हेल में जाता है, एंड गोज़ टू हेल एंड ही मीट्स द एनिमी, और वहाँ पे अपने एनिमी से मिलता है। अब उसका एनिमी सोल्जर, कौन, एनिमी सोल्जर ही किल द डे बिफोर द वॉर, बिफोर इन द वॉर, जब उसने उसको मारा था वॉर के अंदर। तो अब कितनी खूबसूरत वहाँ पे मिले। अब दोनों क्या बोल रहे हैं, लाइन्स इसके इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, आई न्यू यू इन दिस डार्क, आई न्यू यू इन दिस डार्क। तो मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुझे मारा था मेरे दोस्त वॉर में, आई न्यू यू इन दिस डार्क, लेकिन मैं इसमें डार्क में भी तुझे पहचान पा रहा हूँ। तो दोनों की कोई दुश्मनी नहीं थी, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कभी बेचारे मिले भी नहीं थे, क्या अच्छा था क्या बुरा था, लेकिन दोनों को एक दूसरे को मारना पड़ा। किस लिए दुश्मनी किसकी, मर कौन रहे हैं। तो वही चीज़ें होती है वॉर में कि भाई हाँ बस मरना है, जाना है वहाँ पे, अगले को मारना है या खुद मर जाना है। तो इसी बारे में ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में, क्वेश्चन में लाइन्स दी गई है, आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, आई न्यू यू इन द डार्क। तो को लाइन्स दी गई है और पूछा गया है कि who is the writer who wrote these lines? तो answer is Wilfred Owen, answer is Wilfred Owen। you have to remember the name, leading war poet है ये उस टाइम के, जिनकी डेथ हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में। द नेक्स्ट राइटिंग है, बहुत ही फेमस राइटिंग है जो विल्फ्रेड ओवन की, वो है डल्क एट डेकोरम ईस्ट, डल्क एट डेकोरम ईस्ट। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1920, ये पब्लिश हुई थी 1920 में। एंड द टाइटल व्हेन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश मीन्स, अब इसका तो समझ में नहीं आ रहा ना, डल्स एट डेकोरम एस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका इंग्लिश में जो मतलब है वो क्या है, हाउ स्वीट एंड ऑनरेबल इट इज़ टू डाई फॉर वंस कंट्री। कितना एक ऑनर की बात है, कितनी एक अच्छी बात है अपने देश के लिए मर मिटना।
तो इसके बारे में है, इट इज़ स्वीट। और ये जो हॉरस जो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हॉरस वर्क, तो ये की लाइन्स जो है वो कहाँ से ली गई है, हॉरेस के वर्क। हॉरेस कौन थे, क्लासिकल रोमन राइटर हैं। हम इन सभी राइटर्स को करेंगे, किसी भी बिल्कुल भी आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, सारे राइटर्स हम कवर करेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ। अभी जो मॉडर्न एज हमारी कंप्लीट होने वाली है, बस 2 राइटर्स और रह गए, वॉर पोएट्स है ये भी, और उनके बाद में हम अपने पोस्ट मॉडर्न एज में एंट्री कर जाएंगे। ज़्यादा राइटर्स नहीं है, जल्दी से जल्दी पोस्ट मॉडर्न कंप्लीट करके हम फिर अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा स्टार्ट करते हैं, इंडियन करते हैं, अमेरिकन करेंगे, अफ्रीकन करेंगे, कैनेडियन करेंगे, कौन सा वाला करेंगे। तो उसके बाद में हम वो स्टार्ट कर देंगे। तो हॉरस भी, क्लासिकल राइटर्स भी हम सारे करेंगे। तो ये क्या था, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, क्लासिकल राइटर हॉरस के वर्क से ली गई है। अब हॉरस क्लासिकल राइटर, रोमन राइटर थे। एंड जो इस लाइन्स का मतलब, ये लाइन का मतलब है, इट इज़ स्वीट एंड फिटिंग टू डाई फॉर वंस कंट्री। तो इसका मतलब ये है, और विल्फ्रेड ओवन ने ये लाइन्स यहीं से उठाई है, तो आपको याद रखना है। इट टॉक्स अबाउट द हॉरिफिक वॉर इमेजिनरी। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इस राइटिंग में हॉरिफिक वॉर इमेजिनरी के बारे में बात कर रहा है। हॉरिफाइड मंज़र जो वहाँ पे होता है, दर्दनाक मंज़र, ख़तरनाक मंज़र, उसके बारे में ये राइटर बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हो गए थे, विल्फ्रेड ओवन। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो बच्चों प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियोस देखें लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, और बेहतर और बेहतर और बेहतर करना है। तो आप लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर वीडियोस ज़रूर करें, ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं सभी को बेनिफिट मिले मेरी वीडियोस से। और यही जो एक मकसद था कि हाँ, जो सिलेबस आपको सब बहुत ही ज़्यादा ढूंढना पड़ता है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। लिटरेचर इतना वास्ट है कि पहले तो यही नहीं समझ में आता कि कितना पढ़ें। कोई भी चीज़ लेके बैठते हैं तो ये लगता है कि अरे इतना लंबा था, मतलब आज पढ़ना स्टोरी को स्टार्ट किया है और वो कल तक ख़त्म हो रही है, कई स्टोरीज तो इतनी लंबी है। तो वो चीज़ें हम बिल्कुल आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ना है उतना ही दे रहे हैं आपके लिए। हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, एस्टेट में, आपको नेट जीआरएफ क्लियर करने में, आपको एनवीएस केवीएस और इंग्लिश से रिलेटेड जो स्लाइड्स डाली जा रही है, तो स्लाइड्स भी ज़रूर देखें। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगा आपका, तो ज़रूर है, इंग्लिश इम्प्रूव करने का भी हमारा टारगेट है। तो मेरी वीडियोस को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है, तो स्लाइड्स को ज़रूर पॉज करके सुने। मैं स्पीड में चला के रखती हूँ, लेकिन आप उनको पॉज करके ज़रूर पढ़ें, एक एक स्लाइड को पढ़ें। अब आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ वॉर पोएट कौन से थे। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि हाँ, मुझे फट क्लिक करोगे एग्ज़ाम में, बिना आपका कम से कम भी रिवीजन हुआ फिर भी आप कर पाओगे। विश्वास रखिए और हौसले के साथ सारी वीडियोस अच्छे से सिक्वेंशली देखिए, तो मज़ा आएगा। इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही मज़े की चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।